हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर एक बार फिर से ट्रिकी बाय विशुभता में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 12th क्लास का होम साइंस गृह विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, जो आपको फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए मैं आज आप लोगों को होम साइंस का वीवीआई क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, यह आपका होम साइंस गृह विज्ञान का क्वेश्चन है। उससे पहले हम लोग को देख लेते हैं, यह आपको टर्म 2 के लिए है, जिसमें आप लोग को टाइमिंग दिया जाएगा 1.5 घंटा। इसका फुल मार्क्स रहेगा आपको 40 अर्थात 40 नंबर का रहेगा। इसमें हमारा सामान्य निर्देश भी दिया रहेगा, जिसको हमको भली भांति जान लेना अति आवश्यक है कि कौन से क्वेश्चन को कितना शब्दों में लिखना है और कितना क्वेश्चन को सोल्व अर्थात कितना क्वेश्चन का हमको आंसर लिखना है। तो चलिए हम लोग निर्देश देखते हैं। जैसा कि निर्देश में बताया गया है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, अर्थात जो परीक्षार्थी होंगे, जो एग्जामिनर होंगे, वे अपना ही शब्दों में ही इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इसमें टोटल क्वेश्चनों की संख्या 19 है और इसमें बताया गया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम एक वाक्य में देना है, अर्थात आपको इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जिसको आपको एक वाक्य में जवाब देना है। ज़्यादा लिखने से भी आपको नंबर नहीं मिलेगा, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को एक वाक्य में ही उत्तर दीजिएगा। तो प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक मिलेंगे, अर्थात इसके लिए आपको 1 अंक का निर्धारित किया गया है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है, लिखना है। प्रत्येक का मान आपको 3 अंक का होगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 19 तक का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का अंक 5 अंक निर्धारित किया गया है, अर्थात आपको टोटल 19 क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें से आपको 1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन सोल्व करना है और 3 मार्क्स का आपको 5 क्वेश्चन सोल्व करना है तथा 5 मार्क्स वाले में से आपको 3 क्वेश्चन सोल्व करना है, अर्थात आपको टोटल टोटल क्वेश्चन रहेगा 19, जिनमें से आपको 13 क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, इसका किस तरह से हम लोग का क्वेश्चन आंसर को जवाब देना है, क्योंकि यह आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हमारा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, विकास के उदाहरण के साथ परिभाषित करें, अर्थात विकास के उदाहरण के साथ परिभाषित करना है। तो इसको हमको एक शब्द में देना है। तो सभी गुणात्मक पक्षों में वृद्धि को विकास कहते हैं, अर्थात कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि व्यक्ति के गुणों में अर्थात गुणात्मक में जो वृद्धि होता है, उससे उसका विकास होता है, अर्थात आपकी जब बुद्धि आएगा तो आपका विकास होगा। इस तरह से इसमें बताया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चों के लिए पूरक आहार का क्या महत्व है? पूरक आहार का महत्व बताइए, अर्थात पूरक आहार अर्थात संतुलित आहार भी बोलते हैं, जो पूरी तरह से उसको मिलता है। तो इसका आंसर है सत्यनैव मोचन की प्रक्रिया के अनुसार माता के दूध या ऊपरी दूध के अतिरिक्त जो
भोज्य पदार्थ शिशु को खिलाया जाता है वह पूरक आहार कहलाता है। अर्थात शिशु के लिए जो आहार, संतुलित आहार उसे दिया जाता है, अर्थात माता का दूध को सबसे सर्वोत्तम आहार माना गया है। इसके बाद जो अतिरिक्त रूप में दूध या जो भोज्य पदार्थ जो खाने लायक होता है शिशु को खिलाया जाता है उसी को पूरक आहार कहते हैं, अर्थात उसको पूरा करने वाला आहार कहते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है बजट। बजट को परिभाषित करना है, अर्थात बजट किसे कहते हैं या बजट को किस तरह से परिभाषित किया जाता है। यहाँ डिफाइन बुडगेट। चलिए, तो गृह विज्ञान का दृष्टि में बजट घरेलू आय व्यय का एक निश्चित अवधि के लिए लिखित विवरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह वितरण वस्तुतः वस्तुओं पर खर्च तथा परिवार द्वारा आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करता है। अर्थात बजट जो हमारे आय और व्यय के निश्चित अवधि के लिए लिखित रूप में जो परिभाषित किया जाता है, अर्थात लिखा जाता है, उसी को हम लोग बजट कहते हैं। अर्थात जो बजट खर्चा को प्रकट कर किया जाता है, अर्थात खर्चा को बताया जाता है किस विभाग में कितना खर्चा हुआ, उसी को हम लोग बजट कहते हैं। अर्थात लिखित रूप ही दर्शाना, अर्थात लिखित रूप ही विवरण को बताना ही बजट कहलाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामाजिकरण किसे कहते हैं, बच्चों में यह किस प्रकार का होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा समाज के अन्य सामान्य व्यक्तियों की तरह रहना तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार तथा अपनी संस्कृति के बारे में सहजता से चलना सामाजिकरण कहलाता है। अर्थात सामाजिकरण जो हम लोग जो समाज में रहते हैं, तो समाज में हम लोग समाज के अनुसार चलते हैं, उनकी व्यवहार, उनकी संस्कृति इत्यादि के अनुसार ही हम समाज में रहते हैं। रहने का ढंग, चलने का ढंग, संस्कृति, व्यवहार इत्यादि हमें समाज से ही सीखने को मिलती है। इसके बाद है प्रत्येक समाज के कुछ मानक, अर्थात जो प्रत्येक समाज के कुछ मानक होते हैं, समाज के इन मानकों को सीखना तथा उनका व्यवहार में प्रयोग करना सामाजिकरण कहलाता है। जब बच्चा इन व्यवहार मानकों को सीखता है तथा उन्हें प्रयोग में लाता है, तब उनका व्यवहार समाज द्वारा मानवीय होता है। बच्चों के सामाजिकरण का अर्थ है उन्हें परिवार एवं समाज के तरीके, विश्वास, जीवन मूल्य, रीति रिवाज एवं परंपराएं सिखाना है। जब बच्चा परिवार में रहकर पलता है तो धीरे धीरे समाज के साथ साथ वह अपने परिवार के तरीके, विश्वास, मूल्य, रीति रिवाज एवं परंपराएं सीखता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण में बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। कोई भी बच्चा समाज में रहकर ही जीवन की मूल्य, रीति रिवाज इत्यादि बहुत से सीख यहाँ सीखता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है आहार आयोजन द्वारा ईंधन की बचत कैसे की जाती है। हमारा क्वेश्चन है आहार आयोजन द्वारा ईंधन की बचत कैसे की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा समय, ऊर्जा, ईंधन की बचत, अर्थात किस तरह से समय, ऊर्जा और ईंधन की बचत की जाती है। पहले से आयोजित आहार से एक ही बार में खरीदारी अवस्थिति रूप से हो सकती है तथा समय
एवं ऊर्जा की बचत हो जाती है। खरीदारी एक ही बार बड़ी मात्रा में करने से धन भी कम खर्च होता है। भोजन पकाने के सही तरीके अपनाने से ईंधन की बचत होती है। प्रेशर कुकर का अत्यधिक उपयोग करना चाहिए। एक समय में एक से अधिक पदार्थ बनाने के लिए कुकर के कंपार्टमेंटों का प्रयोग कीजिए, जिससे ईंधन की बचत होती है जो अत्यधिक सीमित है। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि आपको आहार नियोजन द्वारा ईंधन की बचत कैसे कर सकते हैं। तो ईंधन को बचत करने के लिए हमें बहुत से प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी खाना को हमें कुकर में बनाना चाहिए इत्यादि वर्किंग करके हम ईंधन को बचा सकते हैं। बेकार को ईंधन बर्बाद नहीं कर सकते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, टीबी के 2 लक्षण बताएं। टीबी के 2 लक्षण लिखना है। अर्थात टीबी क्या है, टीबी कैसे होता है, इसका क्या क्या लक्षण होता है, उसके बारे में हमको बताना है। तो इसका पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, लगातार सूखी खांसी तथा 99 से 100 डिग्री तक का हल्का ज्वर होता है। अर्थात टीबी का लक्षण क्या है, तो जो सूखी खांसी होता है और इसका में ज्वर होता है वो 99 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक होती है। दूसरा का पॉइंट हो जाएगा, धीरे धीरे शरीर का कमजोर होते चले जाना तथा छाती में दर्द। तीसरा का पॉइंट हो जाएगा, बाह्य श्वसन में मांस के सड़ने जैसे दुर्गंध का आना, कभी कभी खांसी के साथ रक्त आना अथवा खून की उल्टी होना, ये सब टीबी के लक्षण है। इस टीबी के लक्षण को रोकने के लिए डॉट का प्रयोग किया जाता है, जो सरकारी अस्पताल में फ्री में उपलब्ध है। इसका रोकथाम के लिए हमें BCG का टीका लगवाना चाहिए तथा रोगी को अन्य स्वस्थ व्यक्ति से पृथक रहना चाहिए ताकि उसका रोग अन्य व्यक्ति को न हो। अर्थात इसे रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है और जो रोगी को इसको हो गया उसके वस्त्र, उसके पानी कुछ नहीं पीना चाहिए, उसके संपर्क से दूर रहना चाहिए, उसे एक अलग कमरा में रखना चाहिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है 7 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से आप क्या समझते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, तो उपभोक्ताओं को हितों को बेहतर रक्षा के लिए सरकार ने एक प्रगतिशील विस्तारपूर्ण नियम बनाया जिसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सन 1986 ईस्वी में पारित किया, जो 15 अप्रैल सन 1987 ईस्वी जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में क्रियान्वित हुआ। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय क्या है। इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष आय, और अप्रत्यक्ष आय के बारे में हम लोग को डिफाइन करना है। तो यहाँ हो जाएगा प्रत्यक्ष वास्तविक आय, सेवाओं के बदले में प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने वाली सुविधाएं तथा वस्तुएं प्रत्यक्ष वास्तविक आय कहलाती है। उदाहरण के लिए रहने के लिए घर, टेलीविज़न, यूनिफॉर्म। गांवों में कई बार जमींदार भूस्वामी गरीब किसानों को खेत के लिए अपनी जमीन दे देते हैं तथा बदले में उपज का एक निश्चित हिस्सा ले लेते हैं। यह प्रत्यक्ष वास्तविक आय का उदाहरण है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अप्रत्यक्ष वास्तविक आय। यह आय परिवार के सदस्यों के गुणों द्वारा प्राप्त होती है। किसी विषय विशेष का ज्ञान तथा किसी कार्य में
निपुणता भी घर में होने वाले खर्चों की कसौटी कर देती है और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से आय प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए गृहिणी का किचन का ज्ञान, गार्डन का शौक, सब्जियों में हुई बचत की कसौटी तो करता ही है, साथ ही परिवार को ताज़ी तथा पौष्टिक सब्जी भी उपलब्ध कराती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बचत क्या है। व्हाट इज सेविंग, अर्थात बचत अर्थात किस तरह से पैसा को या किसी वस्तु को बचाया जाता है उसके बारे में हमको बताना है। परिवार की कुल आय का वह भाग जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद आने वाला कल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बचा कर रखा जाए और देश के विकास हेतु उत्पाद कार्यों में लगा दिया जाए, उसे बचत कहते हैं। बचत अर्थात आवश्यकताओं पूरी करने के बाद बचा हुआ आय ही होता है, अर्थात जो आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जो बचता है उसी को बचत आय कहते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन 10 है, अपने लिए पोशाक खरीदते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अर्थात जो वस्तु को हम खरीदते हैं, वस्त्र को खरीदते हैं तो हमें किस तरह से देखना चाहिए उसके बारे में बता रहा है। तो वस्तु का क्रय करने से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें, खरीदे जाने वाले वस्त्र का प्रयोजन क्या है, क्या यह वस्त्र प्रयोजन के अनुकूल है, जिस प्रयोजन के लिए वस्त्र क्रय किया जा रहा है क्या वह वस्तु उस आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसके बाद पॉइंट नंबर, क्या यही वस्तु इस परियोजना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के अनुकूल भी है। इसके बाद तीसरा का पॉइंट हो जाता है, क्या यह वस्त्र गुणवत्ता तथा टिकाऊपन के दृष्टि से कुछ समय के लिए चलेगा या जल्दी ही फट जाएगा। इसके बाद हो गया, क्या धोने से वस्त्र का रंग हल्का तो नहीं पड़ जाएगा। 5वां पॉइंट है, क्या यह वस्त्र सिकुड़ जाएगा। 6ठा पॉइंट है, वस्त्र की संरचना कैसी है। 7वां पॉइंट है, वस्त्र का रख रखाव आसानी है या नहीं। 8वां पॉइंट है, क्या यह उचित कीमत कहीं ऐसे तो नहीं कि अधिक मूल्य देकर हम नकली वस्तु खरीद रहे हैं। 9वां पॉइंट है, क्या यह वस्त्र मौसम के अनुकूल है, कहीं यह वस्त्र गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ठंडा तो नहीं लगेगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, संवेगों के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में लिखे। तो संवेगों के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में दुख, क्रोध, भय, ईर्ष्या, समानता, सुख, हर्ष, स्नेह इत्यादि शामिल है। बच्चों की आयु सीमा, आसपास का वातावरण एवं मनुष्य भी प्रभावित करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, दबाव जीवन का एक अंग है। दबाव न तो एक उद्दीपन और न ही एक अनुक्रिया है, बल्कि व्यक्ति एवं पर्यावरण के मध्य एक सतत सव्यवहार प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण में कार्य संपादन करता है, संघर्षों का मूल्यांकन करता है तथा इससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं का सामना करने का प्रयत्न करता है। अतः दबाव प्रकारांतर में हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है। दबाव का सामना करने की हमारी योग्यता इस बात पर निर्भर करती है कि हम दैनिक जीवन की मांगों के प्रति संतुलन करने तथा उनके संबंध में व्यवहार करने के लिए कितने तैयार हैं तथा अपने जीवन में साम्य अवस्था बनाए रखने के लिए कितने तैयार हैं। ये जीवन कौशल सीखे जा सकते हैं तथा उसमें सुधार स्वयं की देखभाल के साथ साथ ऐसी असहायता आदतें जैसे पूर्णतावादी होना,
विलंबन या टालना इत्यादि से कुछ ऐसे जीवन कौशल है जिनसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी तथा वे हमारे प्रतिरक्षा तंत्र हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, ज्ञानात्मक चिकित्सा में केंद्रीय बिंदु क्या है। ज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा सर्वाधिक प्रचारित चिकित्सा पद्धति है। मनोचिकित्सा की प्रभावित एवं परिणाम पर किए गए अनुसंधान ने निर्णायक रूप से यह प्रमाणित किया जाता है कि संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक विकारों जैसे धूनशीचता, अवसाद, आतंकी दौर, सीमांतवादी व्यक्तिगत इत्यादि के लिए एक संक्षिप्त और प्रभाव उत्पादक उपचार है। मनोविकृत रूपरेखा बताने के लिए संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा जैव मनोसामाजिक उपागम का प्रयोग करते हैं। यह ज्ञानात्मक चिकित्सा को व्यवहारक तकनीकों के साथ संयुक्त करती है। इसमें सेवार्थी के कष्टों का मूल्य या उद्गम जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक क्षेत्रों में होता है। अतः समस्या के जैविक पक्षों की विश्रांति की विधियों द्वारा मनोवैज्ञानिक पक्षों को व्यवहार चिकित्सा तथा ज्ञानात्मक चिकित्सा तकनीकों द्वारा और सामाजिक पक्षों को पर्यावरण में परिवर्तन द्वारा संशोधित करने के कारण संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा को एक व्यापक चिकित्सा बनाती है जिसका उपयोग करना आसान है। यह कई प्रकार के विकारों के लिए प्रयुक्त की जा सकती है तथा इसकी प्रभाव उत्पादकता प्रमाणित हो चुकी है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, बाल अपराध से आप क्या समझते हैं। अर्थात बाल अपराध क्या है, बाल अपराध से आप क्या समझते हैं उसके बारे में हमको बताना है। बाल अपराध का एक प्रमुख कारण उनके माता पिता और अभिभावक द्वारा उनके भविष्य निर्माण की दिशा में अपनाई गई असावधानियां एवं अपेक्षा भाव है। बाल्यावस्था में अपने अभिभावकों द्वारा समुचित आत्मीयता तथा मार्गदर्शन के अभाव में बालक तथा किशोरों के अंतरस्थल तल में कुंठा की भावना उत्पन्न होती है। अक्सर अत्यधिक लाड प्यार तथा उनके पठन पाठन पर समुचित ध्यान नहीं दिए जाने पर उन्हें अपराध तथा अन्य समाज विरोधी गतिविधियों की ओर ले जाता है तथा वे चोरी, डकैती, बलात्कार, अनैतिक यौनाचार, हत्या एवं अन्य जघन्य अपराधों में लिप्त हो जाते हैं। अर्थात जो बच्चा को अच्छा से गाइडिंग नहीं किया जाता है, वे बालावस्था में उन्हें अच्छी से देखभाल, उनके भविष्य को नहीं सहारा जाता है, तो वे बच्चे आगे चलकर बिगड़ जाते हैं, जो अपराध की दुनिया में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद है, बाल्यावस्था में अभिभावक द्वारा अपने बालकों तथा किशोरों के भविष्य निर्माण में अपनाई गई लापरवाही के फलस्वरूप उनमें निम्नलिखित मानसिक विशेष रूप से परिचालित होती है। नंबर 1 हो गया मानसिक तनाव। मानसिक तनाव अर्थात वह मानसिक रूप से रुग्ण एवं पीड़ित रहता है, किसी कार्य में उसके द्वारा दिलचस्पी का अभाव रहता है। उसका परिणाम यह होता है कि वह अपराधी की दुनिया में कदम रखता है। किशोरावस्था में इस प्रवृत्ति का उत्तरोत्तम विकास होता है। अपराध बोध से ग्रस्त होकर वह अनैतिक
कार्यों एवं भ्रष्ट अत्याचार से लिप्त हो जाता है। विद्यालय से भाग जाना, पढ़ने लिखने का कार्य न करना, चोरी डकैती लूटपाट हत्या इत्यादि अहिंसात्मक एवं अनैतिक कार्य करना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद हुआ बहिकरण विकार तथा आंतरिकरण विकार। बहिकरण विकार विध्वंसकारी तथा आक्रमणकार होता है। आतंतिकरण विकार बालकों तथा किशोरों में अवसाद, दुश्चिंता, कष्ट और अस्वस्थता का उत्पन्न करती है। अर्थात बहिष्कार मतलब जो आक्रमण का रूप ले लेता है, कहीं डकैती करने लगते हैं, और अंतरात्मिकरण अर्थात अंदर में ही वे लोग घुटने लगते हैं और कष्ट अस्वस्थ उत्पन्न हो जाता है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर आवश्यकता इस बात की है कि बालकों किशोरों की गतिविधियों पर पर्याप्त ध्यान रखा जाए तथा उनका समुचित मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण हो, ताकि उनमें क्रूरता, क्षोभ, निराशा तथा उत्प्रेरित होने का भाव उत्पन्न न हो। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है फोबिया। फोबिया के कारणों का वर्णन करें। फोबिया अर्थात दुर्भित्त। यह विकार एक बहुत ही सामान्य दुर्जता विकार है, जिसमें व्यक्ति अकारण या अयुक्त अथवा विवेकहीन डर अनुभव करता है। इसमें व्यक्ति कुछ खास प्रकार की वस्तुओं से डरना सीख लेता है। जैसे जिस व्यक्ति में मकड़ा से दुर्भित्त होती है, वह व्यक्ति वहाँ नहीं रहा जा सकता जहाँ मकड़ा उपस्थित हो, जबकि मकड़ा एक ऐसा जीव है जो व्यक्ति विशेष के लिए खतरा पैदा नहीं करता। फिर भी व्यक्ति में दुर्भिन्नता उत्पन्न हो जाने पर सामान्य व्यक्ति को विचलित कर देता है। यद्यपि डरा हुआ व्यक्ति यह जानता है कि उसका भय अभियुक्त है, फिर भी वह उस डर से मुक्त नहीं हो पाता, जिसका कारण व्यक्ति का आंतरिक रूप से चिंतन होना होता है। व्यक्ति की यह चिंता किसी खास वस्तु के अनुकूलित होकर संलग्न हो जाती है। उदाहरणतः कुछ महत्वपूर्ण फोबिया जैसे बिल्ली से डरना, एलोरोफोमिया, मकड़ी से डर, एरेकनोफोमिया, रात्रि से डर, कर्टोफोमिया तथा आग से डर, फायरोफोमिया आदि दुर्भित्त के उदाहरण है। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा स्वास्थ्य तथा बीमारी को परिभाषित करें। स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की वह अवस्था जिसमें वह शरीर तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, उस अवस्था को उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहते हैं। बीमारी किसी भी मनुष्य की वह अवस्था जिसमें वह शारीरिक तथा मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है तथा उसे शारीरिक तथा मानसिक कष्ट होता है, उस अवस्था को बीमारी की अवस्था कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है ऊनी वस्त्रों को संग्रहित करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो ऊनी वस्त्रों को संग्रहित करते वक्त निम्नलिखित सावधानी रखनी चाहिए। नंबर 1, कपड़ों को धोने के उपयुक्त उनको ठीक प्रकार से ब्रश करके रखना चाहिए, जिससे उसकी धूल निकल जाए। नंबर 2, अधिक धूप अथवा प्रकाश में पड़ने से वस्त्रों की रंग खराब हो जाती है, इसीलिए ऐसे वस्त्रों को अधिक समय तक धूप तथा प्रकाश में नहीं रखना चाहिए। नंबर 3, गर्म कपड़ों को अलमारी में रखने से पहले पेपर के कागज़ में लपेट कर रखना चाहिए, जिससे उनमें कीड़ा नहीं लगता है। नंबर 4, अलमारी को पूर्ण सफाई होनी चाहिए तथा टूटे फूटे भागों को मरम्मत होती रहनी चाहिए। इसके बाद है प्लास्टिक बैग में माथफूट पाउडर या नेपथिलीन की गोलियां रखना चाहिए, जिससे कपड़ा अच्छा रहता है, उसमें कीड़े नहीं पड़ते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है खाद्य वर्गों का आहार आयोजन में क्या महत्वपूर्ण है।
तो इसका आंसर हो जाएगा परिवार की बजट के अनुरूप संतुलित और उचित भोजन की प्राप्ति। केवल उचित आहार आयोजन द्वारा ही गृहिणी अपेक्षित धनराशि में अपने परिवार के सदस्यों को श्रेष्ठ भोजन प्रदान कर सकती है। इसके लिए गृहिणी सस्ते पौष्टिक खाद्य पदार्थ जैसे सोयाबीन, मूंगफली, सस्ते मौसमी फल, खाद्य पदार्थ तथा खाद्य पदार्थों के पौष्टिक मान बढ़ाने के लिए विभिन्न विधियाँ जैसे अंकुरों खमीरीकरण तथा खाद्य पदार्थों को मिला जुलाकर प्रयोग में लाती है। नंबर 1, एक साथ थोक में सामान खरीदने से धन की बचत की जा सकती है। मौसमी फल तथा सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। खाद्य संरक्षण द्वारा खाद्य पदार्थों का उनके मौसम न होने पर भी स्वाद लिया जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन लास्ट है, बचत खाता से आप क्या समझते हैं कि इन्हीं 4 बचत योजनाओं को वर्णन करें। बचत खाता के 4 लाभ निम्नलिखित है। परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में जैसे स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, बच्चों की शादी आदि। आपातकालीन स्थितियों के लिए भी जो असामाजिक तथा आकस्मिक होती है धन की या बचत की आवश्यकता होती है। तीसरा का पॉइंट है सुरक्षित भविष्य के लिए विशेषकर नौकरी से निवृत्त तथा वृद्धावस्था में सुखद जीवन यापन के लिए अधिकतर लोग बचत रखते हैं। 4 है जीवन का स्तर उच्च रखने के लिए जैसे कार, कंप्यूटर, एयर कंडीशन इत्यादि लगातार बचत करने से वस्तु खरीदे जा सकते हैं। अर्थात हम जो बचत करते हैं अर्थात बचत खाता अर्थात सेविंग अकाउंट जो खुलवाते हैं उससे हमारा आगे भविष्य के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। चाहे शादी के लिए, स्कूल के शिक्षा के लिए या फिर अपनी वृद्धावस्था के लिए या फिर कोई वस्तु को खरीदने के लिए बचत खाता बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।